हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 3 जनवरी 2022 का। इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं कंटेंट वाले पार्ट के। अभी हम पेडागोजी वाले क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं और इसमें आपको सही और गलत बताना है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली बी इज ट्रू। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पर दिया है कि जेंडरिंग द करिकुलम इज लिमिटेड टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेफरेंस टू इंडिविजुअल विमेन। लिंग पाठ्यक्रम व्यक्तिगत महिलाओं के संदर्भ की संख्या बढ़ाने तक सीमित है। एक तरह से देखो, जो ये जेंडर पर आधारित जो करिकुलम होता है उसकी बात की गई यहाँ पर कि ये जो महिलाओं के संदर्भ में ही ये बात करता है, एक तरह से वहीं तक ही ये सीमित है। तो ये बात गलत है। देखो, जरूरी नहीं है कि जो जेंडर पर आधारित पाठ्यक्रम हो वो सिर्फ महिलाओं के ही बात करेगा, महिलाओं के संदर्भ में ही बात करेगा। जेंडर से मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों से, तो सिर्फ ये महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। तो इसलिए हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा है, जेंडरिंग पाठ्यक्रम के लिए महिलाओं के दृष्टिकोण को चर्चा का अभिन्न अंग बनाना महत्वपूर्ण है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में मतदान के महत्व पर चर्चा शुरू करने के लिए शिक्षक के ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रासंगिक है। टू इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन, यानी कि जो चुनाव में मतदान होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके लिए शिक्षक के ध्यान केंद्रित करने को हमें अगर देखें तो कौन सा पॉइंट इसमें सही रहेगा। यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जनता की भलाई के लिए सूचित और तर्कपूर्ण निर्णय लेना। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं कि जो चुनाव होते हैं उसमें जो मतदान है वो कितना इम्पोर्टेंट है। जो मतदान है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि देखो, जनता की भलाई के लिए ही वो मतदान किया जा रहा है और मतदान सभी को करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंस है इसकी। चुनाव जब होते हैं तो अगर हम ही मतदान नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने मनपसंद नेता को चुन पाएंगे। तो यहाँ पर एक तरह से हम बात करें किसकी, जनता की भलाई के लिए क्या सूचित और तर्कपूर्ण निर्णय लेना। यानी कि जब हम वोटिंग करेंगे, वोटिंग होगी, मतदान होगा चुनाव में, तो उसी से निर्धारित होगा जनता की भलाई का, और उसके लिए जो तर्कपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे ये भी मतदान पर ही डिपेंड करेगा। अगर गलत नेता हम चुन लेते हैं या फिर हम वोट ही नहीं करते हैं तो हो सकता है गलत नेता आ जाए और वो हमारी भलाई के लिए काम ना करे। तो इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके छात्र उद्योगों के लिए स्थानीय कारकों की गहराई से खोज करें। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा नियोजित हो सकता है। यानी कि जो उद्योगों के लिए जो एक तरह से स्थानीय कारक हैं, जो अगर हम इंग्लिश में देखें इसको द लोकेशनल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों से रिलेटेड ही ये टॉपिक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो क्या सही रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, बी, सी एंड डी। देखो, अगर हम कोई टॉपिक फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे ये बी, सी और डी। क्योंकि देखो, पहले तो हम प्रोजेक्ट उस पर दे सकते हैं, इस टॉपिक पर प्रोजेक्ट जब देंगे तो बच्चे खुद से एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को और खुद से ही उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। और ये दूसरा है कारखाने का दौरा, हम एक फैक्ट्री की विजिट अरेंज कर सकते हैं जिसमें कि बच्चों को लाइव एक्सपीरियंस हम दे पाएंगे, सामने से वो देखेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ केस स्टडीज़ पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि उससे रिलेटेड कुछ अगर लोग हैं या फिर कुछ घटनाएं हैं तो उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो डी भी यहाँ पर सही रहेगा इसी हिसाब से, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 और 77 के बीच भारत में आपातकाल के दौरान समाचार पत्रों को कोई भी अंश प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल जब लगता है तो बहुत से जो अधिकार होते हैं वो भी एक तरह से जब्त कर लिए जाते हैं, मतलब कह सकते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं खुद ब खुद ही। तो और इसके दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है बदल जाती हैं। तो आपातकाल काल जो है ये लगा था 1975 और 1977 के बीच।
तो इस दौरान देखो जो समाचार पत्र थे उनको बोला गया था कि आप कुछ भी जो है बिना परमिशन के, गवर्नमेंट की बिना परमिशन के कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे, यानी कोई भी खबर आप अखबार में पब्लिश नहीं करेंगे बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेंसरशिप, जो कि आप मूवीज़ में भी देखते हैं। मूवीज़ जो होती है सबसे पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है, उसमें कोई अगर कोई आपत्तिजनक कोई सीन है उसको हटा दिया जाता है जो मतलब कि जनता पर गलत प्रभाव डालेगा। तो ये इसी को कहते हैं सेंसरशिप। यही लगाई गई थी समाचार पत्रों पर भी। तो ये कई फील्ड में आपको देखने को मिलेगी समाचार पत्रों में, जैसे कि जो मीडिया होती है उस पर ये सेंसरशिप लगाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाई जाती है और इसके लिए एक बोर्ड भी होता है जो कि इन सभी चीज़ों को देखने का काम करता है। तो ये सेंसरशिप कहलाती है कि अगर गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कुछ भी पब्लिश नहीं किया जाएगा तो उसको कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एक तरह से सेंसरशिप लगा दी थी उस टाइम पर। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों पर एक भूमिका निभाना। अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान के छात्रों को निम्नलिखित को समझने में मदद कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को बोलें कि रोल प्ले करो जो अम्बेडकर थे उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पर, रोल प्ले करना मतलब उनके ही रोल को एक तरह से प्ले करना, अम्बेडकर बन करके एक तरह से प्ले करना, तो वो एक तरह से क्या समझा सकते हैं बच्चों को, क्या समझने में मदद कर सकते हैं? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, B एंड C। तो वो समझने में मदद कर सकते हैं एक तो ये चीज़ कि समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के साथ सहानुभूति वो रखें, क्योंकि जो हाशिए पर लोग होते हैं, मैंने आपको ये समझा दिया था, पॉलिटी में हम ये चैप्टर कर चुके हैं मार्जिनलाइज वाला। तो मार्जिनलाइजेशन जो होता है एक तरह से बहुत बड़े एक तरह से वर्ग को ये प्रभावित कर सकता है। जो लोग संख्या में कम होते हैं एक तरह से उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, या फिर किसी और आधार पर भी हो सकता है, ये संख्या के आधार पर भी हो सकता है, किसी और आधार पर भी हो सकता है। और C है, औपनिवेशिक काल में किस प्रकार अस्पृश्यता का प्रचलन था, यानी किस तरह से अनटचेबिलिटी थी कॉलोनियल पीरियड में। कॉलोनियल पीरियड भी मैं समझा चुकी हूँ आपको। कॉलोनियल पीरियड था जो जिस टाइम पे ब्रिटिश का हमारे यहाँ पर राज था, उसको ही कहते हैं पूरे पीरियड को कॉलोनियल पीरियड। तो उस टाइम पर क्या था, अनटचेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो ये दोनों चीज़ें हम समझा सकते हैं या फिर बच्चों को ये समझने में मदद कर सकते हैं अगर हम रोल प्ले करवाते हैं BR अम्बेडकर के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का, क्योंकि हमने इसकी स्टोरी भी देखी थी पॉलिटी में कि किस तरह से उनको बचपन में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है अपनी कास्ट के बेस पर। तो ये सभी चीज़ें वो बच्चे समझ पाएंगे रोल प्ले के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका। विषय को कवर करने के लिए एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक योजना बना सकता है। देखो ये चैप्टर ही आपके उसमें पॉलिटी की बुक में पूरा दिया हुआ है, क्लास 7 की बुक में मिलेगा, और ये सेकंड चैप्टर है आई थिंक। तो यहाँ पर राज्य सरकार की क्या भूमिका है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो अगर हम इस विषय को कवर करना चाहते हैं तो हम किस तरह से योजना बना सकते हैं, मतलब इस सब्जेक्ट को हम किस तरह से कवर कर सकते हैं अगर हम इस सब टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4 ABCD। तो जो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही है, मतलब कि जो चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हैं बिल्कुल सही है। ये सारे तरीके हम अपना सकते हैं अगर हम समझाना चाहते हैं कि रोल क्या है गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर में। तो पहला तो हो जाएगा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद हम कर सकते हैं कि किस तरह से गांव में से ये हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि हमने पॉलिटी में पढ़ा था हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में इसी चैप्टर में जो मैंने आपको बताया, और शहर में किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इन दोनों पर हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से डिबेट करवा सकते हैं, जिससे कि अगर डिबेट होगी तो उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। दूसरा हम कर सकते हैं स्वस्थ पेयजल की उपलब्धता के बारे में डिस्कशन हम कर सकते हैं। तो डिस्कशन डिबेट ये बहुत अच्छे मेथड होते हैं किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए। तो आपस में बच्चे जब डिस्कशन करेंगे या फिर टीचर भी उसमें इन्वॉल्व होगा तो इस टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में सेवाओं के प्रावधान की तुलना। तो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, और जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उन दोनों में अंतर क्या है, उनमें हम एक तरह से तुलना कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरह से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव मिलता है, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, और प्राइवेट में किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वो हम कंपेयर कर सकते हैं। हम दोनों के खर्चे कंपेयर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट में कम खर्च लगता है, प्राइवेट में ज़्यादा लगता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम
दोनों को कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, एक तरह से उनको समझाया जा सकता है कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो किस तरह से मिलती है और दोनों में अंतर क्या देखने को मिलता है और दोनों के मुकाबले कौन सी बेहतर होती है। फिर है केरल में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का केस स्टडी हम कर सकते हैं। हमने केरल में जो स्वास्थ्य प्रणाली है, हेल्थ सिस्टम है वहाँ का, उसके बारे में जाना था कि किस तरह से वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पंचायतों को 40% दे देती है, पूरा 40% दे देती है पंचायतों को पूरे बजट का। तो उससे क्या होता है, पंचायतों को हेल्प मिलती है वहाँ पर डेवलपमेंट की स्कीम्स चलाने के लिए। उसमें वो करते हैं पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, महिला विकास पर वो ध्यान देते हैं, शिक्षा के लिए योजनाएं वो बनाते हैं। तो ये काम किसने किया है, केरल गवर्नमेंट ने किया हुआ है। केरल गवर्नमेंट ने ये 1996 में किया था ये कुछ बदलाव की पंचायतों को 40% इन्होंने बता दिया था कि इतना 40% हम पंचायतों को देंगे और पंचायत उसके लिए स्वतंत्र होंगी। अब जो भी विकास के कार्यक्रम हैं उनको लागू करने के लिए राज्य सरकार की उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। तो इस तरह से वो केरल गवर्नमेंट ने जब पंचायतों को इतना शेयर दे दिया तो उससे क्या हुआ, पंचायतों ने विकास की काफ़ी योजनाएं चलाई और जो भी कमियां थी वो दूर की। यानी कि पैसे की कमी नहीं थी तो उन्होंने सारी सुविधाएं अच्छे से प्रोवाइड कराई पब्लिक को। तो एक तरह से हम इसका मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों को और केस स्टडी के तौर पर हम इसको पढ़ा सकते हैं। तो चारों ऑप्शन जो है एक तरह से यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स के थ्रू हम प्राइमरी स्कूल में ये रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर ये पढ़ा सकते हैं, कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चे की विचार प्रक्रिया और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ओनली ए एंड बी। तो एक तो हम डिस्कशन कर सकते हैं इश्यूज़ पर, जो भी इश्यूज़ होंगे इससे रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनकी जो क्रिटिकल जो आउटलुक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड वो उनका डेवलप होगा। और दृश्य श्रव्य जो एक तरह से हमारे जो वो होते हैं साधन, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से उनको जो भी टॉपिक है उसको समझा सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका जो थॉट प्रोसेस होगा वो डेवलप होगा इससे, क्योंकि उनको हम हर तरह से जो है एक तरह से उनका डेवलपमेंट करना चाहेंगे डिस्कशन के थ्रू, ऑडियो विजुअल जो चीज़ें होंगी उनके थ्रू। तो इससे वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक भारत की ऋतुओं पर चर्चा करने के लिए एक पाठ योजना बना रहा है। वह इसे एक अवधारणा के साथ जोड़ना चाहती है जिसे उसने पहले पढ़ाया था। इस पाठ से पहले उसे निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सिखानी चाहिए थी। कहने का मतलब, अगर हम ऋतुओं पर चर्चा करना चाहते हैं, सीजन्स ऑफ इंडिया पर चर्चा हम करना चाहते हैं, तो उससे पहले बच्चों को कौन सी चीज़ क्लियर होनी चाहिए जिससे वो ईजिली इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सेकंड, परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उसी से जो परिवर्तन है वो सीजन्स में वो होता है। तो जो आप सीजन्स देखेंगे वो जो बदलाव होता है उसका बहुत बड़ा परिणाम है ये परिणाम है रेवोल्यूशन का। जो सूर्य के चारों ओर सूर्य है ये और इसके चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसका ही परिणाम है कि सीजन्स में बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो पहले हमें रेवोल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर करना होगा स्टूडेंट्स का, उसके बाद हम सीजन्स को ईजिली समझा पाएंगे और एक दूसरे से कनेक्ट करके हम चीज़ों को ईजिली समझा पाएंगे और ये समझ में भी ईजिली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान वर्ग में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 1 ए और बी। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्रिटिकल थिंकिंग जो एबिलिटीज़ होती हैं ये डेवलप होती हैं जब हम उनको एक तरह से ये चीज़ें करने का मौका दें जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है ए और बी ऑप्शन में। हम छात्रों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी कि जो भी कोई टॉपिक हम उनको देते हैं हम उनसे कहें कि आप अपने शब्दों में बताएं आपको क्यों ऐसा लगता है, आप इससे क्या समझते हैं या इसके बारे में आपकी क्या राय है। इस तरह के क्वेश्चंस जब हम उनसे पूछते हैं, इस तरह से इनकरेज स्टूडेंट्स को करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप हो पाती है। एक होता है क्या कि किए गए तर्क के लिए सबूत का स्रोत पूछना, यानी कि जो वो एक तरह से आर्गुमेंट जो करते हैं उनका हम उनसे सोर्स पूछें। आप कैसे ये कह सकते हैं, मतलब अगर हम कोई चीज़ उनसे पूछते हैं कि आप इस कथन से क्या समझते हैं या आपको क्यों ऐसा लगता है,
आपको कैसे ऐसा लगता है, ये सब पूछेंगे अगर हम उनसे, तब उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो एबिलिटी है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। तो ये भी कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो डेवलप होती है वो किस तरह से डेवलप होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सी और डी। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि कक्षा में वाद विवाद के लिए एक समसामयिक विषय प्रदान करना। करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक होगा जो मतलब करंट अफेयर्स में मतलब कोई भी जो घटना है वो रिसेंटली कोई हुई होगी, तो जैसे कि मान लो हम किसी मैच पर डिस्कशन कर सकते हैं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उस पर डिस्कशन के लिए दे सकते हैं, रिसेंट में जो घटना हुई है। और कोई भी और घटना हो सकती है जो कि रिसेंटली हुई है, उस पर हम डिबेट का जो है एक तरह से आयोजन कर सकते हैं। छात्रों को समाचार क्लिप पढ़ने और समाचार सामग्री पर प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। तो छात्रों को हम कह सकते हैं कि जो न्यूज़ होती हैं उनको आप पढ़ें और उससे रिलेटेड जो है प्रश्न अगर है कोई तो वो पूछें, उसके लिए हम उनको इनकरेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने में मदद मिलेगी, वो गहराई से किसी भी टॉपिक पर सोच पाएंगे। अगर कब क्यों कैसे हम ये क्वेश्चन उनसे करते हैं तो उसका आंसर भी वो अपने शब्दों में दे पाएंगे और गहराई से उस विषय पर सोचने में सक्षम हो पाएंगे। और जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है एक तरह से वो जो डेवलप होती है ये तभी डेवलप होती है जब कोई गहराई से सोचता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।